नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था में बदलाव और यूजीसी के इक्विटी नियमों के विरोध में बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया। रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन के बैनर तले प्रदर्शन में गैर आरक्षित वर्गों से जुड़े बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। प्रदर्शन में राजस्थान के जनरल सेना, चाणक्य सेना और कर्णी सेना समेत विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के नियमों को लेकर भी विरोध जताया। इस दौरान कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और धार्मिक नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों ने SC/ST एक्ट के कथित दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया और कानून में बदलाव की मांग की। उन्होंने कहा कि कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार से ऐसे मामलों को रोकने के लिए प्रभावित कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई और दिल्ली पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स और ITBP के जवानों को भी तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण व्यवस्था को लेकर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने और कोटा के अंदर कोटा लागू करने की मांग की। उन्होंने क्रीमी लेयर के मुद्दों पर भी सरकार से स्पष्ट नीति बनाने की मांग उठाई। आयोजकों का दावा है कि प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। मुजफ्फरनगर में गंगा नदी में डूब रहे 50 साल के व्यक्ति के लिए एक सिपाही देवदूत बनकर सामने आए। पारिवारिक कलह से परेशान होकर भूरा सिंह नामक व्यक्ति ने गंगा में छलांग लगा दी। व्यक्ति को नदी में बहता देखकर पुलिसकर्मियों ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया। पुलिस ने बिना समय गंवाए व्यक्ति को बचाने के प्रयास भी शुरू किए और इसी दौरान सिपाही राजकुमार ने अदम्य साहस दिखाते हुए गंगा में छलांग लगा दी। तेज बहाव के बीच सिपाही ने करीब 3 किलोमीटर तक पीछे कर डूब रहे व्यक्ति को पकड़ लिया। इसके बाद से रस्सी की मदद से पुलिस टीम ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिसकर्मियों की तत्परता और सिपाही राजकुमार की बहादुरी के चलते 50 साल का भूरा सिंह की जान जो है वो बच गई। रेस्क्यू के बाद से पुलिस ने व्यक्ति की स्थिति सामान्य होने पर उनके परिजनों से संपर्क किया। परिजनों के पहुंचने पर पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई की और भूरा सिंह को उनको सुपुर्द कर दिया। सिपाही राजकुमार के साहस और पुलिस टीम की तत्काल कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने सराहना की। इस पूरे रेस्क्यू अभियान ने पुलिस की मानवता और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पेश की। पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को बचा रहा है 3 किलोमीटर अंदर। देखिए, अभी भी संज्ञान में आया है ये कि एक व्यक्ति अभी गंगा बैराज जो रामराज थाने में पड़ता है, भूरा सिंह नाम के व्यक्ति जो चांदपुर बिजनौर के रहने वाले थे, वो अपने पारिवारिक डिस्प्यूट के कारण से उनकी पत्नी की मृत्यु वगैरह हो चुकी है। थोड़ा परेशान थे पारिवारिक विवाद के कारण। प्रथम दृष्टया जो पाया गया है वो बैराज से कूद गए थे और आप जानते हैं कि गंगा नदी का पानी इस समय काफी उफान पर है। इसके बाद भी पुलिस के जो हमारे सब इंस्पेक्टर थे, जागेंद्र सिंह ढिल्लो, राजकुमार और एक सिपाही और हमारा जो है कपिल कुमार, 3 किलोमीटर पानी में चलते हुए गंगा में जाकर के इनकी जान बचाई है। निश्चित तौर से एक बड़ी महती उपलब्धि है कि किसी व्यक्ति की जान बचाया उन्होंने, और खासकर इस जो इसमें पानी का जो जलस्तर है, इस हाई लेवल पर उन्होंने जो जान बचाई है, अपनी जान जोखिम में डाल के, उसकी भूरी प्रशंसा की जाती है। उनको अलग से मेरे द्वारा रिवार्ड भी दिया जा रहा है। गाजियाबाद के कमिश्नरी के मुरादनगर थाना क्षेत्र में भीखमपुर गांव में चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर करीब 50 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। वारदात का पता परिवार को सुबह जगने के बाद चला और इसके बाद से परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। रवि ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना उस वक्त हुई जब परिवार के लोग घर में गहरी नींद में सो रहे थे और इसी दौरान चोर घर में घुसे और ताला काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया गया है कि चोरों ने घर के दूसरे कमरे में सो रहे लोगों को बाहर से बंद कर दिया था, जिसके बाद से उन्होंने बेखौफ होकर घर को खंगाला। चोरी के बाद से घर का सामान बिखरा मिला और कई ताले टूटे हुए दिखाई दिए। वारदात की तस्वीरों में घर के अंदर मची अफरा तफरी साफ नजर आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस को घर से कुछ दूरी पर जंगल के रास्ते में चोरी में इस्तेमाल किए गए सामान भी बरामद हुए हैं, जिससे चोरों ने ताला तोड़ा था और इसके अलावा एक डिब्बा भी मिला जिसमें सोने का हार रखा हुआ था। पुलिस फोरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा में सड़क किनारे बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण ने बड़ा अभियान चलाया। यातायात व्यवस्था
व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए प्राधिकरण की टीम ने कई इलाकों में कार्रवाई करते हुए 12 अस्थायी दुकानों और टेम्परेरी स्ट्रक्चर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा करीब 1 दर्जन रेहड़ी पटरी को जब्त किया गया। प्राधिकरण की कार्रवाई तिलपता चौक, रोजा चौक और सेक्टर 16B और जगत फॉर्म के आसपास की गई और इसके साथ ही सड़क किनारे बने 12 अवैध और अस्थायी ढांचों को भी ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान 3 काउंटर, तख्ते और टेबल समेत अन्य सामान जब्त करके प्राधिकरण के स्टोर में जमा कराया गया। इसके साथ ही स्ट्रॉबेरी रोड और ATS सोसाइटी के आसपास भी सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक अवैध दुकान और रेहड़ी पटरी के कारण कई जगहों पर यातायात प्रभावित हो रहा था, जिसके चलते ये अभियान चलाया गया। OSD मुकेश कुमार सिंह ने साफ चेतावनी दी कि सड़क किनारे अवैध रूप से दुकानें लगाने और रेहड़ी पटरी लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्राधिकरण के लोगों से अपील की कि वो सार्वजनिक रास्तों और सड़कों के किनारे अतिक्रमण न करें। नोएडा के थाना फेज क्षेत्र में ममूरा गांव में दबंगों के आतंक का मामला सामने आया है। सेक्टर 66 स्थित एवरग्रीन मिठाई की दुकान के पास 4 से 5 युवकों ने गौरव राजपूत और उनके कर्मचारी पर कथित रूप से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों को गंभीर चोटें आने की बात सामने आई है। पीड़ित गौरव राजपूत का आरोप है कि दबंगों ने अचानक से ही उनके और उनके कर्मचारी के साथ मारपीट की और मामले के दौरान दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से पीड़ित ने पुलिस को शिकायत करके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत के बावजूद भी पुलिस की ओर से अब तक कोई भी प्रभावित कार्रवाई नहीं की गई है। उनका कहना है कि वो कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं घटना के बाद से पीड़ित पक्ष में दहशत का माहौल बताया जा रहा है। मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित ने पुलिस से आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है और अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक कार्रवाई करती है और आरोपियों पर क्या शिकंजा कसता है। नोएडा में सेक्टर 148 से 143 तक सीधे कनेक्टिविटी देने के लिए एक महत्वपूर्ण फ्लाईओवर परियोजना प्रस्तावित की गई है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 148 और सेक्टर 150 के बीच प्रस्तावित इस फ्लाईओवर के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है। परियोजनाओं के अनुमानित लागत करीब 85 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फ्लाईओवर बनने के बाद से सेक्टर 148, 149, 150, 151 और 52 और 53 को एक्सप्रेसवे के आसपास सीधे कनेक्टिविटी मिल सकेगी। प्राधिकरण के मुताबिक भविष्य में बढ़ने वाले ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। फ्लाईओवर के निर्माण से एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक और पॉइंट कम होने की उम्मीद है और इसके साथ ही जाम, वाहनों की लंबी कतारें और सफर में होने वाली देरी से भी लोगों को राहत मिल सकती है। इस परियोजना का सीधा लाभ करीब 2 लाख की आबादी और आसपास के 20 गांव को मिलने की उम्मीद है। प्राधिकरण का कहना है कि फ्लाईओवर बनने के बाद से स्थानीय लोगों को अधिक सुगम, सुरक्षित और समयबद्ध आवागमन की सुविधा मिलेगी। इससे आसपास के सेक्टरों में रहने वाले लोगों के साथ साथ रोजाना एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। यूपी के हापुड़ जिले में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में तैयारियां तेज कर दी है। शुक्रवार को डीएम कविता मीना ने बाढ़ की दृष्टि से प्रभावित और संभावित क्षेत्रों का दौरा करके जमीनी स्थिति का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और मौके पर उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों में राहत सामग्री, पीने का पानी, भोजन, दवाइयां और अन्य जरूरी संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जल स्तर बढ़ने या फिर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा सक्रिय रहने और जरूरत पड़ने पर मेडिकल कैंप लगाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही संक्रमण बीमारियों की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा को छिड़काव करने को भी कहा गया। जलभराव वाले इलाके में साफ सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ लगातार संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के चौथे चरण के तहत शुक्रवार को गढ़मुक्तेश्वर स्थित शगुन फार्म हाउस में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले भर से कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए और इस दौरान पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में SICC पर्यवेक्षण चेतन चौहान, PCC पर्यवेक्षण रिजवान कुरैशी, नरेंद्र चौहान और पंकज मौजूद रहे। AICC पर्यवेक्षक चेतन
चौहान ने बताया कि संगठन सृजन अभियान की शुरुआत 16 अगस्त से हुई थी और इसका समापन 21 अगस्त को होना था। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी को देखते हुए अभियान की अवधि 2 दिन बढ़ाई गई है और अब अभियान का समापन 23 अगस्त को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संगठन में नई जिम्मेदारियों के लिए आवेदन प्रक्रिया के तहत हापुड़ जिले में जिला अध्यक्ष पद के लिए करीब 7 से 8 आवेदन मिले हैं, जबकि शहर अध्यक्ष पद के लिए 3 से 4 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इन आवेदनों पर पार्टी स्तर पर विचार विमर्श किया जाएगा। चेतन चौहान ने कहा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस संगठन को बूथ और जमीनी स्तर पर तक मजबूत करने में जुटी हुई है। अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं से संवाद करके उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं और जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी ने अपने कार्यकाल में संगठन में मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। थाना भवन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर उनके जन्म स्थल और गोवर्धनपुर वाराणसी से निकली कलश वंदन यात्रा शुक्रवार को थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गौसरगढ़ पहुंची और जलालाबाद मंडल में यात्रा के पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा और जयकारों के साथ भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा रहे और इस दौरान सुरेश राणा ने कहा कि संत गुरु रविदास जी महाराज का जीवन समाज को समानता और मानवता और प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। उनके जन्म स्थल से शुरू हुआ ये कलश वंदन यात्रा केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि उनके अमर विचारों को जन जन तक पहुंचाने का भी संकल्प है। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी के समाज को ऊंच नीच भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा दी है। आज जरूरत है तो उनके विचारों और आदर्शों को अपने जीवन में उतारा जाए और समाज में प्रेम, सद्भावना और भाईचारे को और मजबूत किया जाए। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मीरापुर थाना क्षेत्र में पुलिस चौकी के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हो गया है। घायल बदमाश की पहचान मेरठ निवासी जफर अली के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान जफर अली घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश के कब्जे से एक बाइक, एक तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ छत्तीसगढ़, मेरठ, गाजियाबाद में कई मुकदमे दर्ज है। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही जानसार सीओ ऋषिका सिंह भी घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस टीम से मामले की जानकारी ली। पुलिस ने घायल बदमाश को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अब गिरफ्तार बदमाश से आपराधिक इतिहास को खंगालने के साथ ही उनके अन्य साथियों और वारदातों में उनकी भूमिका की जानकारी जुटा रही है। मुठभेड़ के बाद से इलाके में पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है। वहीं हापुड़ में गौरव त्यागी हत्याकांड में फरार चल रहे 25,000 रुपए का इनामी मुख्य आरोपी प्रदीप से शुक्रवार को थाना हापुड़ देहात पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार करके उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा है। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा खोखा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रदीप पुत्र राजवीर निवासी ग्राम मोहम्मदापुर, आजमपुर थाना बाबूगढ़ के रूप में हुई है। आरोप है कि 18 अगस्त को पुरानी जमीनी रंजिश के चलते प्रदीप ने अपने भाइयों और अन्य साथियों के साथ मिलकर गौरव त्यागी पर हथौड़े और सरिया से हमला किया था। गंभीर रूप से घायल गौरव को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से थाना हापुड़ देहात में मुकदमा दर्ज किया गया। वारदात के बाद से प्रदीप फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। सीओ नगर अनीता चौहान के अनुसार पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान आरोपी ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके अस्पताल भेज दिया है और फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और दुष्कर्म के आरोपी के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। सिटी कोतवाली क्षेत्र के नियाजपुरा जंगल में चेकिंग के दौरान पुलिस की आरोपी नाजिम से मुठभेड़ हो गई और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से नाजिम घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार नाजिम पर एक नाबालिग का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस ने रात्रि में कार्रवाई करते हुए नाबालिग को बरामद कर लिया है और इसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने नाजिम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने कथित तौर पर भागने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया और उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस बरामद होने की बात सामने आई है। मुठभेड़ के बाद से आरोपी नाजिम पुलिस से रहम की गुहार लगाते हुए भी नजर आए हैं।
है। पुलिस ने घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले में पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। साथ ही आरोपी के आपराधिक इतिहास और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच भी की जा रही है। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी मोहसिन घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं कॉम्बिंग अभियान के दौरान पुलिस ने मुस्ताफ और आरिफ को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जून माह में शातिर चोरों ने एक सरिया फैक्ट्री से तार चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मामले की जांच में जुटी पुलिस को आरोपियों के संबंध में जानकारी मिली थी और इसके बाद से पुलिस टीम ने चेकिंग और तलाशी अभियान चलाए और इसी दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से मोहसिन घायल हो गया और जबकि दो अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस ने आसपास के इलाकों में कॉम्बिंग अभियान चलाए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक गाड़ी बरामद की है। इसके अलावा चोरी किए गए 8 मंडल तार और 2,70,000 रुपए नकदी भी बरामद की बात सामने आई है। पुलिस फरार दोनों आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करके चोरी की अन्य वारदातों और उसके नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। आज थाना मंसूरपुर में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जून माह में जो सरिया फैक्ट्री में तार चोरी की घटना हुई थी, उसके मुलजिम एक सफ़ेद औरा गाड़ी में हमारे ही क्षेत्र में घूम रहे हैं और दोबारा चोरी के फिराक में यहाँ पर आए हैं। यदि पुलिस उन्हें समय से पकड़ती है तो उनके पास से चोरी का माल भी बरामद होगा। सूचना पर तुरंत पुलिस की 2 टीमों को कार्य पर लगाया गया और सघन चेकिंग स्टार्ट की गई। मुखबिर द्वारा बताया गया था कि गाड़ी में 5 अभियुक्त हैं। इसी सूचना पर जब हमने सामने से एक संदिग्ध औरा, सफ़ेद कलर की औरा आती दिखाई दी, पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया किंतु वो रुके नहीं। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो वो आम के बाग में भागे और उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में उनमें से एक अभियुक्त को गोली लगी है। जिस अभियुक्त को गोली लगी है उसका नाम मोहसिन है। उसके अलावा उसके 2 अन्य साथी साथ में गिरफ्तार हुए हैं जिनका नाम मुस्तफ़ा और आरिफ है और 2 अन्य साथी हैं जो फरार हैं और उनकी कुंभी के लिए अभी भी प्रयास जारी हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास में से एक तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसके अलावा इनके पास से 2,70,000 रुपये कैश और 8 तार के बंडल बरामद हुए हैं जिनकी कुल कीमत करीब 2,24,000 है। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है और इनके आपराधिक इतिहास के बारे में अभी भी जानकारी करी जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ जेब कतरों का आतंक सामने आया है। सब्जी मंडी में खरीदारी करने पहुंचे ग्रामीण की जेब से 2 जेब कतरों ने कथित तौर पर 15,000 रुपए उड़ा दिए और पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो एक दिन पुराना है। सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध युवक ग्रामीण के आसपास घूमते हुए नजर आए हैं और इस दौरान मौका पाकर आरोपियों ने ग्रामीण की जेब से नकदी निकाल ली और वहां से फरार हो गए। घटना के बाद से पीड़ित को जब अपनी जेब से रुपए गायब होने का पता चला तो उसके होश उड़ गए। इसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें कथित तौर पर जेब कतरे वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद से स्थानीय लोगों में भी चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जेब कतरे काफी सक्रिय हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने पुलिस से आरोपियों की पहचान करके जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस अब वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान में जुटी हुई है। आरोपियों को पकड़े जाने के बाद सही घटना से सही तथ्य जो है वो खुलकर सामने आएंगे। वहीं नोएडा के सेक्टर 137 स्थित गुलशन सोसाइटी में एक युवती के नीचे गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में मोनिका नाम की युवती को मौके पर ही मौत हो गई है और घटना की सूचना मिलते ही सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सूचना मिलने पर थाना सेक्टर 142 पुलिस मौके पर पहुंची और युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक युवती किन परिस्थितियों में नीचे गिरी, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस सोसाइटी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फुटेज के आधार पर घटना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही युवती की मौत की परिस्थितियों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। घटना के बाद से सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बीच भी चर्चा का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।